प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल KPSS स्कूल बिना देसर पर हार्दिक स्वागत है। अगर हमारा वर्ण विचार का वीडियो आपको पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। देखो, आज हम हिंदी भाषा के एक प्रारंभिक बिंदु वर्णमाला, जो वर्ण विचार है, उसके बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि वर्ण क्या है। देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को जब लिखित रूप दे दिया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे देखेंगे कि जैसे अ है, क, ख, ग, क, ख, ग। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है, इनका केवल उच्चारण किया जाता है, उसे ध्वनि कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई का केवल उच्चारण किया जाए। भाषा की सबसे छोटी इकाई भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है और इसी ध्वनि को, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो कहलाती है वो ध्वनि है। इस ध्वनि को जब लिखित रूप दे दिया जाए, क्या कर दिया जाए? जब ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाए, लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। जब ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में एक बात आई होगी कि भाषा क्या है। आपके दिल और दिमाग में एक ही बात आई है कि भाषा क्या है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का, अपने भावों का, अपनी विचार अभिव्यक्ति है, एक दूसरे के सामने जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसी का नाम भाषा है। जिस माध्यम से हम अपने विचारों का एक दूसरे व्यक्ति के साथ विचारों का जो आदान प्रदान करते हैं, अर्थात हम विचारों का विनिमय करते हैं, एक दूसरे से जो मौखिक रूप से किसी भी प्रकार की बात करते हैं, उसी का नाम भाषा है। भाषा क्या है? जब एक, दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में किसी भी प्रकार से अपनी वार्ता करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, अपनी बात को किसी माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, जो विचार अभिव्यक्ति करते हैं, उसी का नाम भाषा है। हम पढ़ रहे व्याकरण, तो आपके मन में आता होगा कि व्याकरण क्या है। व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? व्याकरण हमारे द्वारा शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना, एवं शुद्ध लिखना, लिखना ही व्याकरण है। हम जहां पर शुद्ध बोले, शुद्ध पढ़े और शुद्ध लिखे,
उसी का नाम व्याकरण है। ये संस्कृत में जो व्याकरण शब्द है, व्याकरण शब्द की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है? संस्कृत के अंदर देखिए, वी उपसर्ग आंग धातु, वी और आंग उपसर्ग है और क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय के योग से वी और आंग, इसको आप भी बोल सकते हो, हिंदी के अंदर आ लगाएंगे हम, संस्कृत में आंग कहेंगे। वी आंग क्री और ल्युट के योग से व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। और भाषा के अलग अलग रूप है। हम कह सकते हैं किसी क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा या प्रादेशिक भाषा भी बोल सकते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो क्षेत्रीय भाषा हो गई, और अपनी माँ के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो मातृभाषा के नाम से जानी जाती है। और हमारी जो राजभाषा है वह हिंदी है। राजभाषा कौन सी है? हिंदी। हमारी राजभाषा है वो हिंदी है। बड़े दुख की बात है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। हमारी राजकाज के जितने कार्यों की भाषा है जो संवैधानिक तौर से काम में ली जाती है, तो प्रथम भाषा के रूप में हिंदी को चुना गया है। हिंदी राजकाज की प्रारंभिक भाषा है। और हमारी जो लिपि है, राजकाज की जो राजभाषा है वह हिंदी है, और इसकी लिपि है वो देवनागरी लिपि है। हमारी लिपि कौन सी है? देवनागरी। हमारी भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। ये राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी है वो राजभाषा है, और हमारी लिपि है जो देवनागरी है। तो आपके दिल और दिमाग में, जहन में एक ही प्रश्न उठता होगा कि लिपि क्या है। देखो छात्रों, लिपि है लिखने का ढंग। लिपि क्या है? लिखने का ढंग है। लिखने का ढंग ही लिपि है। हम किस तरह लिखते, हम देखते हैं कि जो हमारी भाषा हिंदी है इसकी लिपि जो देवनागरी है, देवनागरी लिपि की विशेषता है कि ये हमेशा बाएं से दाईं तरफ लिखी जाती है। देखो आपने देखा होगा, मैंने यहां से शुरू किया और यहां तक लिखा, फिर मैं यहां आया, फिर इधर चला गया, अर्थात बाएं से और दाएं लिखी जाती है। हमारी भाषा जो राजभाषा वो हिंदी है। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठा होगा कि राजभाषा का दर्जा हिंदी को कब मिला? राजभाषा का दर्जा है हमारी हिंदी भाषा को मिला था 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हमारी भाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। और इसका आप भाग देखेंगे तो ये उल्लेख कहाँ किया गया? संविधान में हिंदी का उल्लेख किया गया भाग 17। और अनुच्छेद की बात करें तो 343 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 के में उल्लेख किया गया है कि हमारी राजकाज की भाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। वैसे अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक भाषा का उल्लेख किया गया है, लेकिन हिंदी भाषा का विशेष उल्लेख है वो 343 के अंदर किया गया है। अब आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले ध्वनि क्या है। हमारी भाषा का जो सबसे छोटा रूप, अर्थात हम हमारे विचारों को प्रकट करते हैं, उनकी भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसका नाम ध्वनि है। और जब ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाए, एक तो मेरे मुख से मैं बोल रहा हूं क, ख, ग, ये तो है ध्वनि, और जब मैं इनको लिखित रूप दे दूं, क्योंकि लिखित रूप देने के लिए हमारी लिपि है देवनागरी, उसके माध्यम से हमने अपने जो ध्वनि प्रकट की थी उसको लिखित रूप दे दिया। जैसे हमने अ, क, ख, ग ये लिख दिया। ध्वनि हो गई, वर्ण हो गया, भाषा हो गई, व्याकरण हो गई। अब बात आती है अक्षर क्या है।
आपके मन में कई बार विचार आता है कि वर्ण और अक्षर तो एक ही चीज है। नहीं, काफी डिफरेंट है, बहुत ज्यादा अंतर है। अक्षर क्या है? जब हम हमारे मुख से किसी शब्द का एक ही झटके के साथ उच्चारण कर दें, एक ही झटके के साथ जिनका उच्चारण हो जाए उनका नाम अक्षर है। जैसे मैंने बोला आम, आम, जिन का उच्चारण एक ही झटके के साथ हो जाए उसे अक्षर कहा जाता है। अब बात आती है कि शब्द क्या है? शब्द क्या है? शब्द भी वैसे दो प्रकार के होते हैं, एक तो सार्थक शब्द होता है, एक निर्थक शब्द होता है। कुछ ऐसे शब्द होते, शब्द है क्या? वर्णों के समूह को या वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल को, यानी दो या दो से अधिक वर्ण जब आपस में मिल जाए, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, या मेल मिलाप संधि कहते हो, समझौता कह दो, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल को जब वर्ण आपस में मिल जाते हैं उसे शब्द कहते हैं। शब्द सार्थक भी हो सकता है, निर्थक भी हो सकता है। जैसे सार्थक शब्दों की श्रेणी में हम गणना करें, जैसे विद्यालय, विद्यालय शब्द का जब हम विच्छेद करेंगे, विद्या जोड़ आलय, यानी विद्या का अर्थ ज्ञान और आलय का अर्थ स्थान या भवन, यानी जहां पर विद्या दी जाती है उस सदन का नाम ही क्या है? विद्यालय। अर्थात शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक सार्थक और दूसरा निर्थक। सार्थक और निर्थक शब्द दो प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द जो अर्थ प्रदान करें, निर्थक जिनका कोई अर्थ ना हो। कोई भी प्रकार के शब्द, गडब, जब गढ़ दस, इस प्रकार कुछ भी आप शब्दों को ले सकते हो जिनका कोई अर्थ न निकले। अब बात आए वाक्य क्या है? सार्थक शब्दों का एक ऐसा समूह है, एक अच्छा अर्थ प्रदान करे उसे वाक्य कहा जाता है, जिसमें कर्ता, कर्म या कर्ता क्रिया एक क्रमबद्ध रूप में रखी हुई हो। कर्ता, कर्म और क्रिया एक क्रम से रख दी जाए, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जब वाक्य अधूरा होता है तो उसको हम वाक्यांश कहते हैं। जब वाक्य पूर्ण रूप से न लिखा जाए उसको क्या कहते हैं? वाक्यांश। वाक्य का अंश, अंश का अर्थ भाग या टुकड़ा होता है। तो हमने बात की वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, हमारी राजभाषा कौन सी है, उसका उल्लेख संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में किया गया है, इनको राजभाषा कब घोषित किया गया, हमारी लिपि कौन सी है, और ये लिपि किधर से किधर लिखी जाती है? बाएं से दाएं। हमारी लिपि है बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं तरफ हमारी लिपि को लिखा जाता है। लिपि का अर्थ है कि लिखने का ढंग या शैली या तरीका। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह से लिखी जाती है। लिपियां भी अलग अलग प्रकार की होती है। आपने देवनागरी लिपि का नाम मैंने बताया कि बाएं से दाएं लिखी जाती है। खरोष्टी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है, अलग अलग प्रकार की लिपियां हैं। और आप कई प्रकार के उत्कीर्ण लेख है, उनके अंदर अभिलेखों के अंदर, शिलालेखों के अंदर देखते हो अलग अलग प्रकार की लिपियों का उल्लेख मिला है। व्याकरण क्या है हमने पढ़ा, भाषा क्या है पढ़ा। भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है? भाषा की उत्पत्ति हुई बास धातु से। भाषा की उत्पत्ति हुई है बास धातु से, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। हमारे विचारों का आदान प्रदान जिस माध्यम से होता है उसी का नाम भाषा है। भाषा अलग अलग प्रकार की होती है। राज्य की भाषा अलग होती है, राष्ट्र की भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषा ले सकते हो, राजभाषा ले सकते हो, क्षेत्रीय भाषा ले सकते हो, मातृभाषा ले सकते हो। एक माता की भाषा, जो प्रारंभिक शिशु है सबसे पहले जो ग्रहण करता है वो मातृभाषा होती है, जो अपने मां से और अपने परिवार से सीखता है। अब आगे देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो अब बात आती है वर्ण। वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं,
एक तो होते हैं स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। वर्ण के प्रकार, वर्ण के कितने प्रकार है? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वर, स्वर वर्ण, और एक होता है व्यंजन वर्ण। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण होते हैं दो प्रकार के, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर क्या है? और हमारी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? बता दूं कि हमारी हिंदी वर्णमाला है उसमें वर्णों की संख्या 44 होती है। कितनी होती है? 44। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 44 है। उनको दो भागों में बांटा गया है, एक का नाम है स्वर और दूसरे का नाम है व्यंजन। इसमें अंग्रेजी में आप वोवेल्स और कॉन्सोनेंट बोलते हो। स्वरों की संख्या देखिए, स्वर कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11 और संस्कृत के अंदर होती है 13। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 11 होती है और संस्कृत में 13 होती है, और व्यंजनों की संख्या होती है 33। व्यंजन होते हैं 33 और स्वर होते हैं 11। अब स्वर कौन कौन से होते हैं और स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर के भी दो भेद हैं। स्वरों के दो भेद है। स्वरों के कितने भेद हैं? दो भेद है। कौन कौन से? एक तो ऋश्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। स्वर भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है स्वर ऋश्व और दूसरा होता है दीर्घ। ऋश्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ। ऋश्व स्वर और दीर्घ स्वर। ऋश्व का अर्थ क्या होता है? आप इसको छोटा बोल सकते हो, लघु बोल सकते हो। देखो, ऋश्व स्वर की जो रचना होती है, इनकी रचना करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती। ऋश्व होता है जैसे अ, ए, ओ, री। हिंदी वर्णमाला में स्वर है 11 होते हैं और स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, एक ऋश्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर। ऋश्व स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ए, ओ, री। यानी ऋश्व स्वरों की संख्या होती है 4। तो दीर्घ स्वर कितने होते? देखिए, ए के बाद में क्या आता है? आ, जिनकी दो वर्णों से रचना हुई है। दीर्घ ई है, दीर्घ ऊ है, ए है, आई है, ओ है, औ है। देखो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखो 1 2 3 4 4 क्या हो गए? ऋश्व स्वर। और ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 7 सॉरी। दीर्घ स्वर हो गए 7 और ऋश्व हो गए 4। 7 और 4 है 11। तो कुल स्वर कितने हो गए? 11। अब आपके मन में बात आती होगी कि ये नहीं बताया कि स्वर क्या है। स्वर है वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्णों का सहारा नहीं लेना पड़ता। अर्थात स्वरों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों का सहारा नहीं लिया जाता, अर्थात जिनका उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्णों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वो स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 है और स्वर दो प्रकार के होते हैं, ऋश्व स्वर और दीर्घ स्वर। ऋश्व जो छोटे हैं, जो जिसमें किसी की सहायता नहीं पड़ी जोड़ने के लिए, और दीर्घ है ये इनसे मिलकर बने हैं। अब बात आती है
कि व्यंजन, व्यंजन क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। अर्थात व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे ये है क, क्या है? क, क, ख, ग, घ, घ, क, ख, ग, घ, घ। वैसे देखते हो कि इसका उच्चारण भी काफी जगह गलत किया जाता है। जो डे होता है उसकी जगह इनको काम में लिया जाता है। इनका शुद्ध उच्चारण होता है अंग। इसका शुद्ध उच्चारण क्या होता है? अंग। तो इस क का पूर्ण रूप से विकास कैसे हुआ है? इस हलंत क के अंदर जब अ जोड़ा गया तब जाकर क का निर्माण हुआ है। अर्थात व्यंजन वर्ण वे होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए साथ में स्वरों की सहायता ली जाती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? 33। कौन कौन से? देखो, व्यंजन एक तो है स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। एक होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ हो गया, स्पर्श हो गया, और एक हो गया उष्मीय। उसमें व्यंजन हो गया स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्मीय व्यंजन, और एक आप देख सकते हो जो अलग से है उनको संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन। अब देखो कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। जैसे आप देखते हो स्पर्श व्यंजन के अंदर 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, क वर्ग, वर्ग की बात आती है। वर्ग में क वर्ग के संपूर्ण अक्षर क, ये है ना, ये पूरा क वर्ग है। क, ख, ग, घ, अंग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क, च, ट, त, प यानी 25 व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन। और इसमें से भी निकाल लिए जाते हैं 25 जो स्पर्श व्यंजन है उनका भी आगे अलग अलग भागों में डिवाइडेशन कर दिया जाता है। 25 जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, स्पर्श में जो च वर्ग होता है इसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। यानी 4 को तो संघर्षी दे देंगे, क, ट, त, प, क, ट, त, प, इनको तो संघर्षी व्यंजनों की श्रेणी में शामिल कर देंगे, और जो च वर्ग होता है उसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन में शामिल कर देंगे। और आप जानते हो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, यानी 5वां वर्ण च, छ, ज, ज, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, द, न, प, प, ब, ब, म, यानी प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है उसको नासिक बोलते हैं, यानी नाक से बोला जाता है, नासिकीय वर्ण कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिकीय व्यंजन होता है। और संघर्षी व्यंजन है 4 वर्ग होते हैं, क, ट, त, प, यानी 4 वर्ग है संघर्षी है, और च वर्ग है वो स्पर्श है संघर्षी है, और प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है वो क्या है? नासिकीय वर्ण कहलाता है। आप इनको प्रश वर्ण या 5वां वर्ण भी कह सकते हो। अब बात आती है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, उष्मीय व्यंजन कौन से होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होता है य, व, र, ल। तो आपके दिमाग में बात आई होगी कि मैंने ये क्रम इस प्रकार क्यों लिखा है। हिंदी वर्णमाला में
जो अंतःस्थ व्यंजन होते हैं उनका शुद्ध और सही क्रम होता है य व र ल। उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं? उसमें व्यंजन है श, श, से, है। ये चार उसमें व्यंजन कहलाते हैं। सबसे ज्यादा उसमें यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों का उच्चारण करके देखिए, श, श, स, ह, इनका उच्चारण करने में सबसे ज्यादा ऊर्जा की खपत होगी, इसलिए इन्हें उसमें व्यंजन कहा जाता है। अब बात आती है कि संयुक्त व्यंजन क्या है। क्या बात आती है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन एक तो होता है कष, एक होता है त्र, एक होता है जे, एक होता है स्र। कष यानी ये क हलंत स षटकोण वाला कष और एक के योग से बना है। कष की रचना चौक क हलंत श ए के सहयोग से मिलकर बनी है। क हलंत श और ए के योग से क्या बना है? कष। तरह, तरह की रचना हुई है त र ए। अगर आप ए नहीं लिखो तो श लिखकर छोड़ सकते हो, हलंत नहीं लगाएंगे। जे होता है, इनको हम भाई लगातार देखते हैं शिक्षकों के माध्यम से। जो पहले पढ़ा था बोलवंश, उन्होंने हमें इनका जो उच्चारण बताया था वो गे बताया था, लेकिन वो अशुद्ध उच्चारण है। इनका शुद्ध उच्चारण होता है जे, जे जोड़े ये और इसमें ए, जे। और एक होता है सर, श र ए, सर। वैसे और भी उच्चारण आप कुछ